गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माँ परमेश्वरी कोचिंग की क्लासेस की तरफ से एमपी क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन इकोनॉमिक्स क्लास 12 मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें है आपका फर्स्ट यूनिट व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं, मीनिंग हम यहाँ पे विशिष्ट इकाइयों का अध्ययन करते हैं। फिर है सेकंड, व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र दोनों हैं। क्या है दोनों? परस्पूरक है ना, परस्पर पूरक हैं ये एक दूसरे के। फिर है निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है। देखो, सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व किस में दिया जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसमें क्या होगी? सामाजिक भावना, मतलब समाज के लिए हित एवं कल्याण को भावना होगी। फिर है फिर है उस केंद्रीय समस्या की पहचान कीजिए जो उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होता है। अब देखो, उत्पादन की वस्तुओं की मात्रा से संबंधित होता है कि क्या उत्पादन किया जावे, मतलब क्या उत्पादन किया जावे, ये होता है। फिर सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन करता है, ये करता है विशिष्ट फर्मों का, सूक्ष्म माइक्रो है ना। फिर है आपका किसी अर्थव्यवस्था की 4 केंद्रीय समस्याओं को समझाइए। जैसा कि मैंने बताया था, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए किया जाए, है ना, संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो, ये सारी चीज़ें होती। क्या उत्पादन किया जाए, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए जिससे लोगों को क्या है, अधिकतम आवश्यकताओं को संतुष्टि किया जा सके, उसका चुनाव करेंगे। फिर है इस समस्या के 2 पहलू, क्या उत्पादन किया जाए। अब देखो, अर्थव्यवस्था को ये भी निर्णय लेना पड़ता है कि क्या उत्पादन किया जाए, कौन सी वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए। जैसे उपभोक्ता वस्तु, चीनी, कपड़ा, गेहूँ, ये सारी चीज़ें। फिर है कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। अब देखो, अर्थव्यवस्था में हमको ये भी निर्णय लेना पड़ता है कि हम कितनी मात्रा में उत्पादन करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था में कपड़े या गेहूं का उत्पादन अधिक करना चाहेगी या मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा, ये चीज़ें। फिर है कैसे उत्पादन किया जाए। अब हम देखेंगे किस तकनीक का हम चुनाव करेंगे, है ना। इसमें हम देखेंगे कि अगर हमको कपड़ा बनाना है जैसे, तो हम कैसे बनाएंगे, कपड़े का उत्पादन हथकरघा की सहायता से या मशीनों की सहायता से करेंगे। एक देखो, तकनीकें 2 होती है, एक श्रम प्रधान, एक पूंजी प्रधान। श्रम प्रधान में हम श्रम का ज़्यादा यूज़ करते हैं और पूंजी प्रधान में हम श्रम की तुलना में पूंजी का उपयोग अधिक करते हैं। फिर ये किसके लिए उत्पादन किया जाए। सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम किसके लिए उत्पादन कर रहे हैं। देखो, इसमें विभिन्न वर्ग के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, कम अमीर, है ना, ये सारी चीज़ें। तो इनकी क्रय शक्ति के अकॉर्डिंग हमको क्या करना पड़ता है, उत्पादन निर्धन वर्ग के लिए किया जाता है, सामाजिक न्याय को क्या मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है। फिर संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे हो। अब हम ये देखेंगे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कैसे होगा, इससे हम बेरोजगारी को कैसे सुलझा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को समझाइए। देखिए, एक देश में जो आर्थिक क्रियाएं होती है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश, है ना, उस देश की जो सरकार द्वारा नियंत्रित एवं नियमित की जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था। उदाहरण के लिए चीन, जैसे देखो इसकी विशेषताएं, उत्पादन संबंधी निर्णय सरकार द्वारा। यहाँ पे क्या होता है, उत्पादन संबंधी जो भी निर्णय है वो सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। फिर है प्रतियोगिता का अभाव। यह आपका केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, सरकार का नियंत्रण होने के कारण प्रतियोगिता जो होती है उसका अभाव पाया जाता है। फिर उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का स्वामित्व। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है, जैसे संपत्ति, भूमि, पूंजी, ये सारी चीज़ें। यह सामाजिक उद्देश्य के लिए किया जाता है। फिर है आर्थिक नियोजन। जो केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या होता है, आर्थिक नियोजन का पाया जाना। अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी निर्णय जो है सरकार के द्वारा लिए जाते हैं। फिर है बाजार अर्थव्यवस्था को समझाइए। बाजार जो होता है वो आर्थिक क्रियाओं पर बाजार की शक्तियों का नियंत्रण होता है। बाजार अर्थव्यवस्था कहलाता है जिस संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की भूमिका न्यूनतम है। सबसे फर्स्ट है आपका निजी संपत्ति का अधिकार। देखो, बाजार अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने, रखने, प्रयोग करने का पूर्ण अधिकार होता है। फिर आर्थिक स्वतंत्रता। यहाँ पे होता है कि बाजार में, अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता, व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार किसी व्यवसाय को क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, उसको जो करना है। फिर है लाभ का उद्देश्य। बाजार अर्थव्यवस्था में लाभ का प्रमुख उद्देश्य लाभ क्या होता है, लाभ का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्ति केवल उन कार्यों को संपादित करता है जिसमें क्या होता है, उससे अधिकतम लाभ की प्राप्ति होती है। फिर है स्वतंत्र प्रतियोगिता। स्वतंत्र प्रतियोगिता क्या होता है, बाजार अर्थव्यवस्था पर स्वतंत्र प्रतियोगिता आधारित होती है, जैसे क्रेता, विक्रेता, उत्पादक, परामर्श, वे आपस में प्रतियोगिता करते हैं। फिर है केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था तथा बाजार अर्थव्यवस्था। देखो, इस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों पर क्या होता है, सरकारी स्वामित्व होता है, बाजार अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है। फिर है आपका केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण होता है, ठीक है, उसके लिए काम करते हैं। लेकिन केंद्रीकृत सिर्फ लाभ के लिए, यहाँ पे क्योंकि उद्देश्य लाभ कमाना होता है। फिर है केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में मांग एवं पूर्ति की स्वतंत्र अंतरक्रिया का यहाँ पे अभाव होता है, क्योंकि यहाँ पे सरकार पर होता है स्वामित्व। फिर है यहाँ पे मांग एवं पूर्ति की शक्तियों को स्वतंत्र क्रिया का पूर्ण वर्चस्व होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है आपका
निजी स्वामित्व होता है। फिर इसमें सरकार उत्पादकों और परिवारों के निर्णय में क्या करती है, हस्तक्षेप करती है। इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। फिर है इससे पूंजी के संचय की अनुमति नहीं दी गई है, और यहाँ पे अधिकारों के कारण क्या होता है, पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। फिर है 6 नंबर, इसमें केंद्रीय समस्याओं का हल आर्थिक नियोजन द्वारा किया जाता है। इसमें जो है कीमत तंत्र द्वारा ही हो जाता है। फिर है आपका सकारात्मक तथा आदर्शक अर्थशास्त्र में अंतर बतलाइए। सबसे फर्स्ट है आपका जो सकारात्मक अर्थशास्त्र में कथन जो है भूत, वर्तमान तथा भविष्य आंकड़े तथ्यों पर आधारित होते हैं, और आदर्शात्मक यहाँ पे क्या होता है, आर्थिक मुद्दों, आर्थिक समस्याओं पर विचार संबंधित। फिर है सकारात्मक अर्थशास्त्र के क्या कथन है, क्या है, क्या होगा, क्या से संबंधित है। फिर जो आदर्शक अर्थशास्त्र के कथन है क्या होना चाहिए से संबंधित होता है। फिर है इनकी जांच जो है, सत्यता की जांच कर सकते हैं, तथ्यों पर आधारित होते हैं, लेकिन इनकी सत्यता की जांच नहीं हो सकती। ये क्या होते हैं, स्टेटमेंट, कथन पे आधारित होते हैं। फिर निर्णय, तथ्यों का विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल सुझाव देगा यह विधि हमारे अनुकूल है कि नहीं है। जैसे उदाहरण, मेरा वजन 100 किलो है, तो क्या होगा, व्यावसायिक शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा में शामिल करना चाहिए। एक एग्जाम्पल है। फिर है व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। विषय समग्र, इसमें हम विशिष्ट व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, इसमें हम संपूर्ण समग्र इकाई का अध्ययन करते हैं। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक उपभोक्ता, व्यवहार का सिद्धांत, कीमत निर्धारण, यहाँ पर राष्ट्रीय आय, पूर्ण रोजगार, इसका हम लोग क्या करते हैं। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख मुख्य कीमत क्या होता है, कीमत सिद्धांत है, और समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है, आय विश्लेषण। फिर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल एक स्थान विशेष के लिए ही उपयोगी है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को अंतर्राष्ट्रीय उपयोगिता है। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र केवल व्यक्ति विशेष की समस्याओं का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र पूरे राष्ट्र विश्वव्यापी नीतियों का निर्धारण करता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का महत्व लिखिए कोई 4। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के ज्ञान के लिए क्या होती है, जो व्यक्तिगत इकाइयाँ मिलकर ही संपूर्ण अर्थव्यवस्था को बनाती है। फिर सेकंड, आर्थिक समस्याओं के निर्णय में सहायक होता है। अब देखिए, जो आर्थिक विश्लेषण में जो कीमत होते हैं, निर्धारण, वितरण की समस्या सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो इन समस्याओं का निदान के लिए, यानी समस्याओं के निवारण के लिए जो सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण जो है किया जाता है। आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत एवं विशिष्ट इकाइयों का क्या होता है, विश्लेषण ही सरकार को आर्थिक नीतियाँ बनाने का आधार प्रदान करता है। व्यावहारिक अर्थशास्त्र के ज्ञान में सहायक, जैसे कि सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण द्वारा व्यावहारिक अर्थशास्त्र को शाखाओं जैसे राजस्व, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र इत्यादि आदि समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है। थैंक यू।